बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपने इस टॉपिक में सेकंड सेक्शन पे हम बात करेंगे और वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। इससे पहले अगर हम अपनी डिस्कशंस को देखें तो उसमें हमने एक बात की थी कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब हमारे पास जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होगा। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस सूरत में हमारे पास इस तरह से होगा कि हमारे पास जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस कंडक्टर के अंदर वो नॉन ज़ीरो होगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। उसमें सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं जिसको हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक किसी भी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसमें से जो है हमारे पास करंट आई गुजर रहा है, तो वो जो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम करंट डेंसिटी का नाम देंगे। इससे पहले हमने करंट के लिए जो इक्वेशन इससे पहले ड्राइव किया वो हमारे पास I इज़ इक्वल टू एन क्यू वी डी बाई ए है, और अगर आप इस ए को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास I ओवर ए यहाँ पे बन जाएगा। सो I ओवर ए विल बी इक्वल टू एन क्यू वी इंटू डी, तो ये हमारे पास एन क्यू वी डी हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास J के इक्वल है और इस J को हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं, विच इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एयर क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट कैरिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको आप करंट डेंसिटी का नाम देंगे। एन क्यू वी डी इसका फार्मूला है। अब जो हमारे पास इसकी यूनिट है वो हमारे पास एम्पेयर मीटर बनती है। आई की यूनिट हमारे पास एम्पेयर है और ए की यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर हमारे पास जे की यूनिट आ जाएगी करंट डेंसिटी की। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन होगी ये सिर्फ उसी वक्त हमारे पास वैलिड है कि जब हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और उस सूरत में सिर्फ उसी सूरत में ये हमारे पास पॉसिबल है जब हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे जो फिगर है इसमें हमें ये दिखाया है कि हमारे पास ये ए जो है ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये हमारे पास यहाँ पे करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट होगा अगर ये यूनिफॉर्म भी है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो उसमें फिर ये होगा कि हमारे पास और ये आपके पास परपेंडिकुलर भी है, तो इस सूरत में हमारे पास जे का जो फार्मूला हमने यहाँ पे ये ड्राइव किया है ये हमारे पास अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम देखें द करंट डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास जो करंट डेंसिटी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको हम कहते हैं जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। अब हमारे पास ये जो सिग्मा है यहाँ पे इसको हम कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। मटेरियल डेट वेट दिस इक्वेशन, अगर आपके पास जो इस इक्वेशन को मटेरियल वे करते हैं हम उनको फॉलो ओम्स लॉ नेम्ड एज दी। अब ये हमारे पास मटेरियल डेट वे इक्वेशन दिस वन आर सेड टू फॉलो ओम्स लॉ। उन सारे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करें, या उनको हम ओहमिक कंडक्टर का नाम भी देते हैं जो इक्वेशन नंबर 27.6 को फॉलो करते हैं। फॉर मैनी मटेरियल्स, अब आपके पास जो ओहम्स लॉ है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। फॉर मैनी मटेरियल्स इंक्लूडिंग मोस्ट मेटल्स द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट सिग्मा that is independent of the electric field producing the current. For many materials including most materials the ratio of current density to the electric field is constant which is called sigma. मीन ये है कि हमारे पास J की और E की, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहें तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि आपके पास जो है वो J डिवाइडेड बाई E, ये जो रेशियो है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है और इसको हम सिग्मा का नाम देते हैं। और ये हमारे पास डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूसिंग द करंट। अब आपके पास ये जो सिग्मा है ये उस फील्ड की से इंडिपेंडेंट होता है जो करंट को प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी ओम्स लॉ की एक और डेफिनेशन जो हमने की ये वो है। बिटवीन ई एंड जे आर सेड टू दी ओमेग। बिटवीन ई एंड जे, सॉरी यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं। मटेरियल्स आर and devices that obeys Ohm's law and hence demonstrate the simple relationship between E and J are said to be ohmic। अब वो तमाम डिवाइसेस जो E और J के दरमियान जो है ना वो सिंपल रिलेशन इसको फॉलो करती हैं उनको हम ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करती वो हमारे पास ऑब्वियसली नॉन ओहमिक डिवाइसेस हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो लेट्स से कि आपने वी कैन ऑब्टेन एन इक्वेशन यूजफुल फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय कंसिडरिंग द सेगमेंट ऑफ वायर। आपने यहाँ पे ले लेना है और उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और उसकी लेंथ हमारे पास एल होगी। एज शोन इट फिगर 25.7, ये हमारे पास 25.7 फिगर के अंदर ये दिया हुआ है। इसकी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया और ये हमने एक वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अब हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल वी बी है, तो मतलब आपने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। is maintained across the wire creating in the wire an electric field and the करंट। अब जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसको हमने ई का नाम दिया है, और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। If the field is assumed to be uniform, the magnitude of potential difference across the wire is related to the field within the wire through the equation 25.6। अब हमारे पास जो 25.6 इक्वेशन जो इससे पहले हमने एक चैप्टर में कर लिया, आप वहाँ से उसको इस इक्वेशन को देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर आप उस इक्वेशन को ले लें तो उसके मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है डेल्टा वी, वो हमारे पास ई मल्टीप्लाइड बाई एल बनता है। 25.6 इक्वेशन भी तकरीबन यहाँ पे ऐसी होगी, अनलेस कि आपके पास यहाँ पे एल की जगह आर या इस तरह की कोई चीज़ अगर आ जाती है तो आप इसको वहाँ से देख लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से लिख रहे हैं। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, या शायद इस तरह से हम कुछ ई डॉट डी एल के तौर पे शायद हम इसको लिखते थे। इक्वेशन 25.6 कुछ इस तरह से हो सकती है। ओके, सो ये डेल्टा वी की हमारे पास वैल्यू आ गई। देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस द करंट डेंसिटी। अब अगर हम बात करें तो हम करंट डेंसिटी को कुछ इस तरह से, हम यहाँ से शायद ऑब्वियसली हम यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस मीन्स इट इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एल। जब हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको हम वैल्यू को जब यहाँ पे पुट कर देंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई था हमारे पास यहाँ पे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो इस ई की वैल्यू हमने यहाँ पे डेल्टा वी बाई एल यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास जे की कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास जो जे है वो हमारे पास आई ओवर ए के बराबर भी होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर इज डेल्टा वी इज इक्वल टू एल ओवर सिग्मा इंटू जे, एल ओवर सिग्मा इंटू जे। अब हमने यहाँ पे ये काम किया है कि हमने जे मल्टीप्लाइड बाई एल, हमने यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ली है। लेट्स से कि हम यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो हमारे पास वैल्यू बनती है डेल्टा वी इज इक्वल टू जे एल ओवर सिग्मा। ये सो एल जे ओवर सिग्मा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू एल जे ओवर सिग्मा। हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद अब आप ये देखें एल भी यहाँ पे मौजूद है, सिग्मा भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और जे की वैल्यू आई ओवर ए, जे की वैल्यू जो हमारे पास आई ओवर ए थी इसको हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आई है और ये जो प्रॉपर्टी है ये एल ओवर सिग्मा ए, इसको हम आर का नाम देंगे। तो ये हमारे पास जो बेसिक चीज़ होगी डैट विल बी द रेजिस्टेंस। द क्वांटिटी आर इज इक्वल टू एल ओवर सिग्मा ए इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वी define the resistance as a ratio of the potential difference across the conductor to the current of into the conductor। So अगर आप यहाँ से इसको एक सिंगल इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे लिखना चाहें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई आ जाएगा, आर इंटू आई।
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे R इज़ इक्वल टू डेल्टा V बाई आई, हमारे पास ये R की इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो R है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसकी जो यूनिट है हमारे पास ओहम होती है, और इसको ये रिप्रेजेंट करने का हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीक सिंबल है, और 1 ओहम जो होता है वो 1 वोल्ट पर एम्पेयर होता है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर एंड इट and 1 ampere current is will flow through it, then we will say that the resistance of this conductor is 1 ohm। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई है। सो उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे R की डेफिनेशन है। सिग्मा आई थिंक इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास रेजिस्टर है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस की जो बात की जा रही है, इसके लिए हमारे पास इस रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए या इस रेजिस्टेंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सी इवन के डिवाइसेस यूज़ होती हैं हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर। उनमें से बहुत सी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, और कुछ हमारे पास अलग से स्टैंड अलोन रेजिस्टेंस भी होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को देखें तो इस तरह से अगर हमारे पास सर्किट है तो इसमें इस तरह की ये जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, ये हमने अगर इसको देखें तो इस तरह की जितनी भी आपको डिवाइसेस नज़र आएंगी ये आपको रेजिस्टेंस होंगी ये हमारे पास। तो इनको आप ये स्टैंड अलोन रेजिस्टेंसेज होती हैं। इनके हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो होती है उसको आई थिंक हमने यहाँ नीचे उसको डिस्कस किया। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास कार्बन बेस्ड होती है कंपोजिट रेजिस्टेंस, कंपोजिशन रेजिस्टर्स उसको हम कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, ये कंपोजिशन रेजिस्टेंस होती है। और दूसरी हमारे पास जो होती है वो वायर वाउंड रेजिस्टेंस होती है। अब आपका काम ये है कि आपने जस्ट गूगल में जाके कंपोजिशन रेजिस्टर्स और वायर वाउंड रेजिस्टर्स आपने लिखनी है और आपको इनकी जो है वो पिक्चर नज़र आ जाएगी और आपने देख लेना है कि ये किस तरह से है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो फर्स्ट टू कलर्स ऑन द रजिस्टर गिव द फर्स्ट टू डिजिट्स इन द ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी हमें इसके ऊपर ये जो कलर कोड होता है इसके ज़रिए हमें मालूम हो सकता है। सबसे पहले ये हमारे पास जो कलर है हर एक कलर के लिए उसकी वैल्यू मौजूद है। ब्लैक के लिए 0, इस तरह से ब्राउन और ये सब चीज़ें आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लायर है, इसका मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं 1 और इसके बाद 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 है और ये 10⁻4 है और ये 5 है तो ये 10⁻5 है। अब इसके लिए अब इसको अगर आप कलर कोड को रीड करना चाहें और स्टडी करना चाहें तो आप उस रजिस्टर को ये देखेंगे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसके फर्स्ट 2 कलर्स देखेंगे। आप उसके फर्स्ट 2 कलर्स देखें तो आपको जो भी नज़र आएगा वो आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स लिख देने हैं। लेट्स से कि आपको यहाँ पे अगर हम ये देखें द कलर बैंड ऑन द रेजिस्टेंस आर येलो एंड वायलेट। तो येलो, दिस इज़ येलो। अब आप लिखते हैं कि 4, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स से इसके लिए अब आप सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले येलो है तो आप लिख देंगे 4। उसके बाद आपके पास वायलेट है तो उसके लिए आप लिख देंगे 7। उसके बाद जो नेक्स्ट कलर है वो है हमारे पास क्या, ब्लैक। तो अब थर्ड कलर के लिए कहते हैं द थर्ड कलर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ 10 फॉर द मल्टीप्लायर। मतलब कि आपके पास अगर यहाँ पे थर्ड कलर ब्लैक है तो हम क्या करेंगे, ब्लैक के लिए 1 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई, या 10 पावर 0 भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। आपको पता है 10 पावर 0 1 ही होगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कलर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गोल्ड है। अब ये जो गोल्ड है हमारे पास ये जो, क्योंकि हमारे पास उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आ रहा है तो 5%, और ये हमारे पास अब ±5% हम देखेंगे, ±5%। अब ये हमारे पास 47 ±5%। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 47 ओहम है और ये 47 ओहम से 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप 47 का 5% कितना होता है आप वो वैल्यू निकाल लें और आप देख लें कि ये 47 से कितना, मतलब कि ये ज़्यादा हो सकता है और कितना ये हमारे पास कम हो सकता है।
तो मतलब कि ये 47 पॉइंट आई थिंक 4 समथिंग बनेगा। तो आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं और इसको देखें कि ये क्या होता है। सॉरी 4 तो नहीं, उससे भी आई थिंक कम बनेगा या उससे ज़्यादा भी बन सकता है। एनी हाउ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। तो ये हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओम आई थिंक बनता है। हाँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 इज इक्वल टू 47 ओम विद द टॉलरेंस ऑफ 5%। तो 47 का जो 5% होता है वो हमारे पास 2 होता है। तो हमारे पास या तो ये हो सकता है 47 के बाद +2 कर दें 48 49 ओम हो सकती है, और या ये 45 से 49 ओम के दरमियान इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 5% का हमारे पास यहाँ मतलब ये होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं द इन्वर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज़ रेजिस्टिविटी। अब हमने सिग्मा को कंडक्टिविटी के तौर पे लिया था और उसका जो इन्वर्स होता है उसको हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। अब अगर आप आर की जो डेफिनेशन आपने यहाँ पे की थी, सॉरी यहाँ पे आई थिंक की थी, उसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो हमने यहाँ पे आई थिंक आर की वैल्यू, आर की डेफिनेशन हमने यहाँ से करनी थी, सॉरी, और आई थिंक यहाँ पे ये दिस वन आर इज इक्वल टू एल ओवर सिग्मा इंटू ए, और 1 ओवर सिग्मा जो होता है वो रो के बराबर होता है, मतलब रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, 1 ओवर सिग्मा की जगह हमने रो पुट कर दिया। सो ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, बिकॉज आर इज़ दिस वन। और अगर आप इसको डिफाइन करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए तो रेजिस्टिविटी की आपको यूनिट मिल जाएगी, डैट विल बी ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर। अब ये जो रेजिस्टिविटी रो है ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल लाइक उसकी लेंथ और उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके ऊपर, और दूसरा जो है ये हमारे पास उसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है जो रेजिस्टिविटी है। और उसके बाद हमारे पास यही बात आपको ज्योमेट्री के ऊपर और रेजिस्टिविटी, एन आइडियल कंडक्टर would have zero resistivity and ideal insulator have infinite resistivity। अब कोई भी अगर आप आइडियल कंडक्टर ले लेते हैं तो कोई भी ऑब्वियसली कंडक्टर हमारे पास आइडियल कंडक्टर नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेजिस्टेंस और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक आइडियल कंडक्टर ले लेते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी, और जो कंडक्टिविटी होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट होगी। सॉरी, जो उसका आइडियल की रेजिस्टिविटी, आइडियल इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल सच एज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वही हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आप ये काम करते हैं कि एल को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, और अगर आप ए को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपके पास हाफ हो जाएगी। इससे रिलेटेड आई थिंक हम एक छोटा सा क्विक क्विज भी करेंगे और वो आपकी असाइनमेंट होगी। ओके, सो अब इसकी अगर आप एरिया के हिसाब से, अगर एरिया को ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाती है, इसको अगर आप एक वाटर पाइप के साथ इसको ले लें कि बिल्कुल उसके साथ अगर आप इसको मिला के देखें तो आपके पास जितना जो पाइप है उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, उतना उसमें से जो पानी होगा वो जल्दी से गुज़र सकेगा और तेज़ी से गुज़र जाएगा। और जितना उसके अंदर जो एरिया है वो उसका कम होगा, उतना जो वाटर का फ्लो होगा वो उसमें से कम होगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह जितना भी किसी जो कंडक्टिंग वायर है उसका एरिया ज़्यादा होगा, उतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर यूनिट एरिया उसके अंदर से ज़्यादा गुजर रहे होंगे। तो उस केस में फिर हम कहेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। जितना करंट ज़्यादा जाएगा उतनी रेजिस्टेंस किसी चीज़ की हम कम कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास हो सकता है। ओमिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस हैव लीनियर करंट पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशनशिप ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास जो ओमिक मटेरियल है वो हमारे पास लीनियर पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन ओवर द ब्रॉड रेंज, और करंट और इसका हमारे पास लीनियर डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो यही हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है इसका एक लीनियर कम्बिनेशन है हमारे पास इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर। और अगर आप नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें तो उस केस में अगर हम ये वोल्टेज और
पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास जो करंट है इसका एक नॉन लीनियर बिहेवियर है। अब अगर आप ये ओहमिक कंडक्टर की बात करते हैं तो बहुत से आपके पास जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो इस लीनियर कम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, जबकि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर, डायोड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नॉन लीनियर कम्बिनेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन लीनियर कम्बिनेशन की, और इसमें हमारे पास आप ये जो हमने फिगर बनाई है बहुत हद तक ये डायोड की जो ग्राफ है उसके साथ ये मैच करती है। और डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है उसमें रिवर्स में हमारे पास जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जैसे हम फॉरवर्ड में लेके जाते हैं तो एक ख़ास अंदाज से वोल्टेज की और करंट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वो कांस्टेंट रहती है, और हमारे पास वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से करंट में और इस तरह से चीज़ों में फ़र्क आता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास, तो ये इस तरह से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्विक क्विज़ है 27.2, और इसमें आपने ये बताना है कि सिलेंड्रिकल वायर हैज़ द रेडियस r, लेंथ l, इफ़ बोथ r and l are double, does the resistance of the wire increase, decrease or remains constant? in figure 27.7b, अब आप 27.7b को यहाँ पे देख सकते हैं। applied voltage increase, does the resistance of the diode इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। अभी शायद थोड़ी देर इससे पहले मैंने बात की, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। आपका काम ये है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो ये जो डिक्रीज़ होती है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, या वो सेम रहती है। तो ये दूसरा हमारे पास कोई क्विज़ है 27.3 के अंदर, और इस क्विज़ को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है और देखना है कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं, और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो हम इसको अपने डिस्कशन सेशन के अंदर हम इसको कर लेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, और अगर नहीं समझ आती तो हम इसको डिस्कशन सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आज का जो ये टॉपिक है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस सारी चीज़ को और ये जो मैंने असाइनमेंट्स दी हैं इनको साथ साथ सॉल्व कर लें, ताकि जब एट द एंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम देता हूँ तो उस केस में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना, और आप जल्दी से मुझे अपने टाइम के अंदर ये सारी असाइनमेंट सबमिट करवा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।